हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे WHO और उसका रोल पैंडेमिक के ड्यूरेशन में। पिक्चर में आप देख सकते हैं WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग। पैंडेमिक में WHO का रोल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया गया था और पैंडेमिक में WHO का रोल बहुत सिग्निफिकेंट रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात, ये जो अभी मेंस लिख रहे हैं जैसे कि बिहार PSC आ रहा है, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो जानते हैं WHO के बारे में। WHO के रोल को एनालाइज करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होना चाहिए, जैसे कि उसका ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट, वो कैसे गवर्न होता है। तो पहला, WHO जो है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UNO की। टोटल 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। और इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का डेफिनेशन दिया होता है। जैसे WHO में कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन दिया हुआ है और हेल्थ का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो WHO का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो 1948 7 अप्रैल को फोर्स में आया था। तो 7 अप्रैल को आपको पता होगा कि हम उसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। टोटल इसके 194 मेंबर्स हैं, 6 रीजन्स हैं, जिसमें एक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस। ये रीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर इंडिया आता है। आप कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया, ऐसे तो इंडिया साउथ एशिया में आता है, तो इसमें इंडिया भी आता है। साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस जो है इसमें इंडिया आता है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये वर्ल्ड में हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें कोऑर्डिनेट करना, एक UN के अंदर ही रहकर डायरेक्ट करना और कोऑर्डिनेट करना, रिसर्च करना, ये सब काम इसके WHO के हैं। तो अब जानते हैं, क्योंकि हम WHO को एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि वो हेल्थ की डेफिनेशन क्या देता है, क्योंकि इसी के हिसाब से वो वर्क करेगा। वो बताएगा कि क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन देता है WHO, जिसमें मैं इसी के वर्ड्स में डिफाइन करती हूँ जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity। मतलब मैं हिंदी में बताती हूँ, हेल्थ क्या है? फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का एक स्टेट है। सिर्फ डिसीज हो तभी वो बीमार नहीं है, ये हेल्थ का डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बुखार है तभी आप हेल्दी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप अगर ओबीज हैं, आप अगर मेंटली फिट नहीं हैं, या आप डिप्रेशन के शिकार हैं, या आपको एंजाइटी होता है, या फिर आप एक्सेस नहीं है आपको डॉक्टर की, ये सारी चीज़ें जो है हेल्थ की डेफिनेशन में आता है। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है जो कि बहुत डेवलप्ड स्टेट में, डेवलपिंग स्टेट तो फिर भी अभी इस डेफिनेशन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती हैं। लेकिन आप देखिएगा, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, ये सारी डेफिनेशन, मतलब सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है। आगे देखते हैं कि गवर्न कैसे होता है WHO। WHO को डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, जो कि क्या करती है, जिसको सारे डेलीगेशन जो मेंबर्स हैं वो अटेंड करते हैं। और क्या करती है ये कि स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा प्रिपेयर जो करता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उस पर फोकस करती है। जो हेल्थ एजेंडा प्रिपेयर करता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसको वो अप्रूव करती है। तो क्या होता है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो काम करती है, क्या करेगी? पॉलिसीज डिटरमाइन करेगी, अपॉइंट करेगी डायरेक्टर जनरल को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और इसके बारे में हम जब इसका एनालाइज करेंगे इसको, तब बताएंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है इसके अपॉइंटमेंट का। फाइनेंशियल पॉलिसी, बजट अप्रूव करेगी, ये सारे काम वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के हैं, जो हर साल होती है। आपने देखा होगा अभी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट और कंट्रोवर्सी में भी थी, जिसमें ताइवान चाहता था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का पार्ट होना, लेकिन चाइना उस चीज़ को ब्लॉक कर रही थी। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत सारे एरियाज़ में काम करता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली वर्क करता है, होलिस्टिक व्यू रखता है इसका हेल्थ का, तो इसकी फंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। फंडिंग इसमें 2 तरह की आती है, एक है असेस्ड कंट्रीब्यूशन और दूसरा होता है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल होना चाहिए, तो उसके फंडिंग के सोर्सेज हमें पता होने चाहिए। तो देखते हैं कि
असिस्ट कंट्रीब्यूशन में क्या आता है? असिस्ट कंट्रीब्यूशन में कंट्रीज के जीडीपी के अकॉर्डिंग मेंबर स्टेट्स उसका कुछ जीडीपी का कुछ परसेंटेज कंट्रीब्यूट करते हैं, वो होता है असिस्ट कंट्रीब्यूशन, जो कि 2 साल में एक बार अप्रूव करती है मेंबर स्टेट्स। और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि ये असिस्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो 20% से भी ज़्यादा कम है, और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जिसका रिमाइंडर है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आता है, जिसमें मेंबर स्टेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल एनजीओज हैं, फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस है, प्राइवेट सेक्टर है। मतलब 20%, 80% से भी ऊपर जो है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आता है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव बोर्ड इंपॉर्टेंट है इसका, इसलिए हम पढ़ते हैं, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया अभी रिसेंटली इसका चेयरपर्सन बना है। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम क्या है? इसमें टोटल 34 मेंबर्स हैं जो 3 इयर्स के टर्म्स में आते हैं, और इसका काम क्या है कि ये इम्प्लीमेंट करता है डिसीजंस और पॉलिसी जो हेल्थ असेंबली डिटरमाइन करती है। और सबसे बड़ी बात, ये एडवाइस भी करता है पॉलिसीज़ वगैरह के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को। जानते हैं WHO की अचीवमेंट्स, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है, बहुत ज़्यादा कमेंडेबल अचीवमेंट्स है WHO की, जिसमें स्मॉल पॉक्स 1980s में रेडिकेट किया था। इनका खुद का एक एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है जो यूनिसेफ गावी के साथ है। गावी आप पढ़िएगा, गूगल करिएगा, इसके बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेसिकली ये वैक्सीन का अलायंस है कंट्रीज़ का, और जो है यूनिसेफ, ये जो प्रोग्राम है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, वो यूनिसेफ का है, गावी का है, और अदर ऑर्गेनाइजेशंस का है जो चिल्ड्रन के वैक्सीनेशन में काम करता है। इसने बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, इसने ट्यूबरकुलोसिस से 53 मिलियन लाइफ सेव की हैं 2000 से। दूसरा और बहुत सारे हैं, जैसे मलेरिया डेथ को 60% रिड्यूस किया है, मलेरिया से जो डेथ्स होती थी 2000 और 2015 के बीच में। एक्सेस टू वाटर, सेफ वाटर जो है, जो SDG 6 का पार्ट है। आप देखेंगे कि SDG में जितना भी हेल्थ से रिलेटेड है वो ये WHO उन सारे एरियाज़ में काम करता है। जैसे SDG 6 है, मलेरिया से रिलेटेड भी SDG है, HIV से रिलेटेड भी SDG है, इन सब में WHO काम करता है। इसने 21 मिलियन HIV पीपल को लाइफ सेविंग ड्रग्स दी हैं, जो ART वगैरह है, आपको पता होगा उनके लिए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ के एरिया में भी काम करता है। NTDs वो होते हैं जिनके बारे में जनरली कमर्शियल जो कंपनीज़ हैं उसमें रिसर्च वगैरह नहीं करती हैं, क्योंकि इसे NTDs जो होते हैं वो बेसिकली पुअर कंट्रीज़, जो ट्रॉपिकल एरिया से रिलेटेड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर डिसीज़ होते हैं। तो ये बहुत पुअर कंट्रीज़ है, तो इनके डिसीज़ पर काम करने से वो कमर्शियली वायबल नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये WHO क्या करता है, इन कंट्रीज़ का भी ध्यान रखते हुए, इन पुअर कंट्रीज़ का भी ध्यान रखते हुए इन सारे एरियाज़ में भी काम करता है। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग का है, मेंटल हेल्थ का, एजिंग बहुत बड़ा इशू होता जा रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, अवेयर जो टूल है इनका, वो एंटीबायोटिक्स खा के जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उससे रिलेटेड भी काम करता है। ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए काम करता है, प्राइमरी हेल्थ केयर पर भी इसने काम किया। इनका खुद का एक डिक्लेरेशन भी है, अल्मा आटा, जो अभी UPSC में आया भी था। तो ये इनकी अचीवमेंट है। अचीवमेंट्स जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करेंगे तो उसकी अचीवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फेलियर तो कंप्लीट होता नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट सक्सेस और कंप्लीट फेलियर कभी नहीं होता है। बाइनरीज में वैसे भी चीज़ें काम नहीं करती हैं। फिर देखते हैं कि इसका रोल पैंडेमिक है। इसका WHO का रोल पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आया था। WHO जो हुई थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो होती है एक शॉर्ट टर्म के लिए, उसमें 122 कंट्रीज़ ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें वो रिव्यू करेंगी, सिस्टमैटिक रिव्यू कि WHO ने काम कैसे किया है, कैसे लेसन्स लर्न करने चाहिए कि और क्या इम्प्रूवमेंट्स का ज़रूरत है WHO का कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में। कोविड-19 के टाइम पे WHO ने काम कैसे किया है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है WHO डायरेक्टर जनरल टेड्रोस को, जिनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। एलिगेशंस हैं कि ये चाइना के इन्फ्लुएंस में काम किए हैं, इन्होंने इम्पार्शली काम नहीं किया है। इनफैक्ट जब तब देन प्रेसिडेंट ऑफ USA डोनाल्ड ट्रंप ने पपेट ऑफ चाइना भी इन्हें बोल दिया था। और तो
इससे रिलेटेड एक रेजोल्यूशन पास किया गया है WHO से रिलेटेड, जो कि एक बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसके वर्किंग के लिए, उसके रिव्यू के लिए आप एक रेजोल्यूशन पास करते, वो भी विद कंसेंसस। तो बहुत ही ज़्यादा एक एम्बैरेसिंग सा सिचुएशन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और क्रिटिसिज्म आता क्यों है? क्रिटिसिज्म इसलिए आता है क्योंकि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, जो कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट है इन्फेक्शियस डिसीज़ और सीरियस डिसीज़ इवेंट्स के लिए, वो अडॉप्ट हुआ था 2005 में। इस रेगुलेशन या इस अग्रीमेंट के चलते WHO कभी भी किसी भी स्टेट से उसकी सॉवरेनिटी एक्सरसाइज, जैसे भी स्टेट सॉवरेनिटी एक्सरसाइज करता है, उसको क्वेश्चन कर सकता है। अगर उसमें डिसीज स्प्रेड हुआ है या उसका हैंडलिंग कैसे हुआ है, उन सब चीज़ों को क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन WHO इन सब चीज़ों में फेल हो गया है। कैसे? आपने देखा होगा, आप देखिएगा कि क्या क्या पावर देता है ये WHO को। जो रेगुलेशन है, ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 का है। आप देखेंगे कि ये डिसीज़ इवेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है NGO से, नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेज से, वेरीफाई कर सकता है उस इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट सोर्सेज से, और नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो अदर स्टेट से शेयर कर सकता है। आप देखेंगे कि हर एक फ्रंट में WHO फेल हुआ है। कैसे? एक तो उसने इंफॉर्मेशन नहीं ली चाइना से, दूसरा उसने क्या किया कि WHO ने टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया अदर कंट्री से, जिससे ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया। इट टुक अ फॉर्म ऑफ पैंडमिक, जो कि कहीं ना कहीं WHO की वजह से हुआ है, चाइना के। और चाइना से उसने वेरीफाई भी नहीं किया। आप देखेंगे कि 80,000 में ही कुछ डेथ्स हैं चाइना की, जो कि पॉसिबल ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप देखिए कि सारे स्टेट्स में जहाँ हेल्थ की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा डेथ्स हुए हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव दैट लेस नंबर ऑफ डेथ्स इन अ कंट्री लाइक चाइना विच इज़ हाईली पॉपुलेटेड। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये WHO पे क्वेश्चन आया है कि कैसे इतनी कम डेथ्स हुई हैं, कैसे इसने इस डिसीज़ को हैंडल किया है। और यही रीज़न है कि WHO ने एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसकी हेड एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हेड इंडिया थी। इंडिया का रोल WHO में, इंडिया हमेशा, अभी रिसेंटली इंडिया ने बहुत इम्पोर्टेंट चेयर ऑक्यूपाई किया है, जिसमें 147 सेशन में वो 3 साल के लिए काम करेगा। उसमें एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हेड इंडिया को बनाया गया है। अभी हर्षवर्धन जी हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हेड। इंडिया हमेशा ही एडवोकेट करता है रिफॉर्म्स के WHO में, या अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिफॉर्म की हमेशा बात करता है। रिसेंटली इंडिया ने UN के रिफॉर्म में भी बात की थी। तो इंडिया हमेशा ही एक ग्लोबल लीडर की तरह आता है और रिफॉर्म्स की बात करता है, डेमोक्रेटाइज करने की बात करता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस को। तो ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का हेड है या चेयरपर्सन है, तो वो कैसे नेविगेट करेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स को। आपको तो पता ही है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में जा रही है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं लोग, इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं, स्टेट्स हार्ड शेल की तरह बनते जा रहे हैं, जो कि अपने यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक नहीं करने दे रहे हैं, और ट्रेड में भी इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिया बात कर रहा है। देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। डेमोक्रेटाइज करने की ज़रूरत है इलेक्शन प्रोसेस को। आपको पता है कि जो WHO का डायरेक्टर जनरल हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं। बेसिकली मेंबर स्टेट्स रेकमेंड करते हैं कुछ नाम, उसमें से एग्जीक्यूटिव बोर्ड एक मेंबर को चूज़ करता है, नॉमिनेट करता है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड में सिर्फ 47 मेंबर्स हैं। सीक्रेट बैलेट के थ्रू उसे नॉमिनेट करेंगे और उसके बाद अपॉइंट फाइनल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली करती है। तो आप देखेंगे इंस्टीट्यूशन में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत है इलेक्शन प्रोसेस में। आपको पता होगा कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर उसकी इंटेग्रिटी के बारे में बात करते हैं या फिर उसका इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग की बात करते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि उसके डायरेक्टर जनरल या उसके हेड्स कैसे अपॉइंट होते हैं। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की चाहे बात कर लें, चाहे वो CBI हैं, चाहे वो CVC हैं, हर जगह एक ही क्वेश्चन किया जाता है कि वो अपॉइंट कैसे होते हैं। गवर्नर के केस में भी अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पे क्वेश्चन किया जाता है। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन का इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है कि जो हेड अपॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक तरीके से अपॉइंट हो।
एक ये रीज़न है कि आप उसके इलेक्शंस को डेमोक्रेटाइज करें। ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब ग्लोबली हम बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गए हैं और नए फॉर्म के डिसीज़ आ रहे हैं, ज़ूनोटिक डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस तरह से इसकी वजह से क्या होता है कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए हैं जो कि इन सब एरियाज़ में काम कर सकें, रिसर्च कर सकें। और जो नेक्स्ट हमें है फंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने पहले भी देखा होगा कि सिर्फ 20% है जो नेशन स्टेट से आता है, जो कि बहुत बहुत कम है। तो हमें ज़रूरत है कि नेशन स्टेट्स का फंडिंग बढ़ाना चाहिए। आपने रिसेंटली देखा होगा कि यूएस ने थ्रेटन किया था कि वो अपनी फंडिंग भी विड्रॉ कर लेगा, जो कि बहुत मीगर है। सारे स्टेट्स का फंडिंग बहुत बहुत ज़्यादा कम है, 20% ही है। और नेक्स्ट है कि हमें प्राइवेट का कंट्रीब्यूशन की जगह, जो कंट्रीब्यूशन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं उसकी जगह हमें नेशन स्टेट से कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अराइज करता है। कैसे? जैसे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वैक्सीन डेवलपमेंट में भी है इन्वॉल्व और वो फंडिंग भी देता है। तो WHO नेचुरली अगर ना भी चाहे तब भी वो नेचुरली इंक्लाइन होगा इनकी वैक्सीन को प्रमोट करने में, इनकी वैक्सीन को एक क्लियरेंस देने में, ग्रीन फ्लैग देने में। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हम अवॉइड करें। पांचवा है कि हमें रिसर्च और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंट्रीज से। सिर्फ फंडिंग के फॉर्म में नहीं, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को भी WHO में देना चाहिए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की तरह से। ठीक है, ये एनालिसिस कंप्लीट होता है WHO का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से। इतना देख लीजिए, ये 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर, तो उसमें लिखने के लिए ये सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.